तो अगर आपसे कहा जाए कि पाइथन के कोड को मुझे लिखना है तो कौन से एडिटर्स का हम यूज कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग मल्टीपल एडिटर्स राइट पाइथन कोड। So from day one we have been using this idle editor to write the Python code and इस आइडल के अलावा हमारे पास और भी एडिटर होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक होता है पाईचार्म जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कोड लिखने के लिए। हमारे पास जुपिटर होता है, हमारे पास स्पाइडर होता है, एटसेट्रा। और भी एडिटर्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप डेटा साइंस के लिए आगे मूव करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सो ज़्यादातर डेटा साइंटिस्ट प्रेफर करते हैं जुपिटर एडिटर के लिए एडवांस कोडिंग करने के लिए। तो हम लोगों का फंडामेंटल कोडिंग वाला पार्ट पूरा हो चुका है, अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आइडल को अब हम यूज़ नहीं करेंगे आगे के कोडिंग के लिए। अब हम लोग जुपिटर एडिटर का यूज़ करेंगे आगे की कोडिंग करने के लिए। तो ये जुपिटर जो एडिटर है हमें कैसे मिलेगा, कैसे इसको हम डाउनलोड करेंगे, इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, और ये क्यों ज़्यादा यूज़ होता है डेटा साइंस की एप्लीकेशंस को लिखने के लिए या किसी भी टाइप के पाइथन कोड को लिखने के लिए। तो जुपिटर एडिटर का जो पहला करेक्टरिस्टिक है जो बाकियों से ये अलग बनाता है, इन पाईचार्म, स्पाइडर और आइडल से अलग इसे बनाता है, वो ये कि ये एक वेब बेस्ड एडिटर है। तो अगर हम जुपिटर को स्पेसिफिक होकर समझें, सो जुपिटर के कई फायदे हैं, उनमें से एक फायदा ये है कि ये वेब बेस्ड एडिटर है। इट इज वेब बेस्ड एडिटर, यानी कि जब ये रन होगा तो ये ब्राउजर पे रन होगा और बैकएंड में खुद का सर्वर ये लॉन्च करेगा। ठीक है, तो जब भी जुपिटर हमें मिलेगा तो इसका सर्वर इसके साथ ही मिलेगा और वो एब्स्ट्रैक्शन है हमारे लिए, वो बात हम जो छिपी हुई है। अगर हम ये बात नहीं भी जानते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक। दूसरा जुपिटर का एडवांटेज क्या है कि जुपिटर के जब आप कोड बनाते हैं तो ये पाइथन कोड के अलावा और भी तरह के कोड को सपोर्ट करता है। जैसे आप पाइथन कोड के साथ साथ इसमें अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, कैसे नोट्स प्रिपेयर होंगे इसके अंदर वो हम लोग सीखेंगे, कैसे हम नोट्स को यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वी में ऑल्सो राइट टेक्स्ट एंड मार्क डाउन नोट्स। तो जुपिटर के अंदर हम लोग सिंपल टेक्स्ट नोट्स भी लिख सकते हैं, मार्क डाउन नोट्स भी हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा जो एडवांटेज मिलेगा जुपिटर का वो ये मिलेगा कि अगर आप किसी क्लाउड पर जाते हैं, जैसे डीप लर्निंग अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो मोस्टली हम लोगों के लैपटॉप्स का जो हार्डवेयर है वो इतना कंपैटिबल नहीं होता है। अगर हमारा इवन लैपटॉप पुराना है तो शायद हमारे लैपटॉप पर डीप लर्निंग की टेंसरफ्लो लाइब्रेरी इंस्टॉल ही ना हो। तो हम लोग गूगल का जो क्लाउड होता है, गूगल कोलैबोरेटरी, उसका यूज़ करते हैं। तो गूगल कोलैब पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने जुपिटर को ही यूज़ किया हुआ है। तो अगर हम पहले से ही फैमिलियर हैं जुपिटर के साथ, तो गूगल कोलैब पे जब हम डीप लर्निंग पढ़ेंगे तो उस समय काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले ही फैमिलियर हो चुके होंगे। फाइन। सो मोस्टली क्लाउड प्लेटफॉर्म्स सपोर्ट जुपिटर। तो ये जुपिटर के हमारे कुछ फायदे होते हैं। अब क्वेश्चन होता है हाउ यू विल गेट दिस जुपिटर, कैसे जुपिटर को आप लोग गेट कर सकते हैं। हाउ टू गेट जुपिटर, दो ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन है हमारा जुपिटर को गेट करने का, आप इसे इंडिपेंडेंटली इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग पिप कमांड। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको पिप इंस्टॉल पाईट्यूब कराया था, पिप इंस्टॉल विकीपीडिया कराया था, इसी तरह से आप जुपिटर को भी क्या कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल करके कर सकते हैं इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल जुपिटर। तो आपने ये कमांड कहाँ लिखनी होगी, अपने सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट को पहले आपने ओपन करना होगा और फिर यहाँ पर ये कमांड आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल जुपिटर, और जैसे ही एंटर करेंगे जुपिटर आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, जनरली इस तरीके को हम लोग प्रेफर कम करते हैं, इवन बहुत से लोग जानते भी नहीं है कि इस तरह से भी जुपिटर को इंस्टॉल किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, ये जो जुपिटर एडिटर है ये हमारा एक पैकेज के साथ भी अवेलेबल हमें होता है। हम उस पैकेज को अगर इंस्टॉल कर लें तो उस पैकेज के साथ साथ जुपिटर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, और उस पैकेज का नाम होता है एनाकोंडा। एनाकोंडा वास्तव में एक सॉफ्टवेयर पैकेज ही है, मतलब एक सॉफ्टवेयर ही है, एक सेटअप है। पैकेज कहने का मतलब क्या है, पैकेज कहने का मतलब यह है कि वो जो एनाकोंडा सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर आ रहा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास MS ऑफिस है, तो MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो पैकेज भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड भी आ रहा है, MS पावर पॉइंट भी आता है, MS एक्सेल भी आता है, बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स आते हैं ना हमारे। तो पैकेज का मतलब क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल करा दे हमारे लिए, उन उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कह सकते हैं, पैकेज कह सकते हैं। जैसे आप लोग भी घूमने जाते हो तो पैकेज बन जाता है कि शिमला के साथ मनाली घुमाते हैं, है ना, यहाँ के साथ ये घुमाते हैं, तो पैकेज का मतलब क्या है वो आप जानते हैं। एक से ज्यादा चीजें हमें एक साथ अगर मिल जाती हैं तो पैकेज कहलाता है। तो जो एनाकोंडा हमारा सॉफ्टवेयर है वो अपने आप में कोई एडिटर नहीं है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 100 में से 90 लोग ये बात नहीं जानते। एनाकोंडा अपने आप में एडिटर नहीं है, MS ऑफिस अपने आप में एडिटर नहीं है। MS ऑफिस एक सिर्फ टर्म का नाम है जिसके अंदर वर्ड आता है। आप जब काम करोगे तो MS वर्ड पे काम करोगे, MS ऑफिस पे काम नहीं करते हो। आप पावर पॉइंट पे काम करते हो, MS ऑफिस पे काम नहीं करते हो। MS ऑफिस एक बोलने वाला नाम है, कहने वाला नाम है। इसी तरह से एनाकोंडा एक बोलने वाला नाम है, सुनने वाला नाम है, ये अपने आप में एक एडिटर नहीं है। इसके अंदर एडिटर्स आते हैं, उनमें से एक एडिटर का नाम होता है जुपिटर। ठीक है, तो एनाकोंडा पैकेज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ज्यादातर जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जुपिटर को इंडिपेंडेंटली इंस्टॉल ना करके जो एनाकोंडा सॉफ्टवेयर है इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा, यही जुपिटर मिल जाएगा। और क्या मिलेगा इसके अंदर, इसके अंदर आपको स्पाइडर भी मिल जाएगा, दूसरा एडिटर है ये। और क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एडिटर मिल जाएगा जिसका नाम है R स्टूडियो। और बहुत सारे एडिटर हैं जो इसके अंदर मिल जाएंगे। साथ में हमें कुछ एडवांस लाइब्रेरीज भी पहले से ही इंस्टॉल करके एनाकोंडा ने दे रखी हैं। जैसे 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 हम आगे डेटा साइंस की तरफ मूव करेंगे हमें कुछ एडवांस लाइब्रेरीज नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, साइकिट लर्न, है ना, ब्यूटीफुल सूट, तो ये कुछ एडवांस लाइब्रेरीज हैं जो हमें चाहिए होंगी। तो अगर आप इन एडवांस लाइब्रेरीज को मैनुअली इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल करके तो काफी समय लगेगा। और दूसरा चैलेंज क्या आता है, जितनी भी ये लाइब्रेरीज हैं नंपाई, पांडा, साइकिट लर्न, इनका भी कंपैटिबिलिटी होता है। ऐसा नहीं है कि आपके लैपटॉप पर आपने कोई सा भी पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है और आपने लिख दिया पिप इंस्टॉल नंपाई, पिप इंस्टॉल पांडास या पिप इंस्टॉल कोई भी लाइब्रेरी। माइट भी कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होंगी जिनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी,
कि भाई मुझे डाउनलोड करने के लिए आपके लैपटॉप में यही वाला पाइथन वर्जन मिनिमम होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, या मैक्सिमम यही वर्जन हो सकता है, इससे अपर वर्जन को ये लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं करती है। तो वो सारी कंपैटिबिलिटी आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर आप जुपिटर अलग इंस्टॉल करते हैं, फिर जो एडवांस लाइब्रेरीज हम पढ़ेंगे उनको आप इंडिविजुअली इंस्टॉल करते हैं, तो ये कंपैटिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो एनाकोंडा है, एनाकोंडा के साथ जितनी भी एडिटर्स आते हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज आती हैं, उन सब के साथ इन्होंने जो कंपैटिबल पाइथन है उसका सेटअप भी दे दिया है। यानी कि अगर आपके लैपटॉप में पाइथन नहीं है, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली क्लास में एनाकोंडा इंस्टॉल किया होगा और एनाकोंडा के साथ पाइथन इंस्टॉल हुई होगी, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली क्लास में एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं किया था, आपने आइडल को यूज किया था कोडिंग करने के लिए, यानी कि पाइथन सेटअप ही आप मैन्युअली लेकर आए थे। तो हम यहाँ पर पहले वाले पाइथन सेटअप को अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये अपना पाइथन का वर्जन अपने साथ भी लेकर आ रहा है, ठीक है। प्लस और क्या चीजें हैं जो ये हमारे लिए प्रोवाइड करेगा, ये हमारे लिए और बहुत सारी कर्नल्स हैं जो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उन चीज़ों को एटसेट्रा में लिख देता हूँ, या लाइब्रेरीज में लिख देता हूँ, जैसे नमपाई लाइब्रेरी हो गई, पांडास की लाइब्रेरी हो गई, प्लस और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो ये प्रोवाइड करता है। तो ये क्या बन गया, एक पूरा पैकेज बन गया। अगर आप ये डाउनलोड कर लें तो इसके बाद आपको बहुत कम चांस है कि कुछ और डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब ये अपने आप में काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देता है। अब ये इतना हैवी है भाई, इतनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा, तो इतना हैवी है कि इसका सेटअप का साइज ही 400 MB से ग्रेटर देन होगा। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इसका साइज ही मोर देन 400 MB होगा, मोर देन 400 MB। और ये 32 बिट मशीन के लिए लगाता है, 64 बिट मशीन का लगाता है विंडोज़ में। अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो लिनक्स का एनाकोंडा अलग आता है, अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं तो मैकबुक का एनाकोंडा अलग आता है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग एनाकोंडा सॉफ्टवेयर आता है। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, चलते हैं उस वेबसाइट पर। और ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल आपके सामने करूँगा, क्योंकि लास्ट बैच में मैंने अज्यूम कर लिया था कि एनाकोंडा तो आप इंस्टॉल कर ही लोगे, लेकिन अगले दिन मुझे 1 घंटा फिर लगाना ही पड़ा एनाकोंडा इंस्टॉल कराने में। तो बेटर है मैं पहले से ही मान के चलूँ कि आपको इंस्टॉल करना है, मुझे सिखाना ही है, बेटर होगा। तो काफ़ी लोगों का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अच्छी बात है। जिनका नहीं है वो लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पर एक वेबसाइट होगी, अगर आप सीधा सीधा लिखते हैं यहाँ पर एनाकोंडा डाउनलोड, तो सबसे पहला लिंक आएगा इंडिविजुअल एडिशन, और यहाँ पर आपको लिखकर मिल जाएगा योर डेटा साइंस टूल किट। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ये सारी बातें बता रहा है। विंडोज़ के लिए ये 2 सेटअप है, मैकबुक के लिए ये 2 सेटअप है, लाइनक्स के लिए ये 2 सेटअप। अब अगर आप 64 बिट की बात करते हैं तो विंडोज़ के स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका 64 बिट का सेटअप है, 457 MB का साइज है। इसका लिंक मैं कॉपी करके जूम के चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको कॉपी करके रख लें। अदरवाइज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद भी गूगल पे सर्च करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये 64 बिट का लिंक है, इस लिंक पे जाके आप एनाकोंडा सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा लिंक ये मैं आपको दे रहा हूँ 32 बिट के लिए, जिसका जो मशीन है वो आप डाउनलोड कर लेना। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता कि हमारा मशीन 64 बिट है कि 32 बिट है, तो वो ही बता देते हैं कि किसकी मशीन क्या है। इस दिस पीसी जो आता है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर लिख कर आएगा सिस्टम टाइप। तो मेरे में लिखा है 64 बिट, तो आपके में यहाँ लिखा होगा 64 बिट या 32 बिट। और भी कई तरीके हैं इस बात को पता करने के, है ना। जो मुझे तरीका आता था वो मैंने आपको बता दिया, मैं ये नहीं कह रहा यही तरीका सही है।
अब किसी भी तरह से एनाकोंडा का सेटअप आपके पास होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने इस एनाकोंडा के सेटअप को डाउनलोड किया हुआ है, अब जस्ट मुझे आपके सामने इंस्टॉल करना है। तो जो सेटअप आप भी डाउनलोड करेंगे, जो लिंक मैंने आपको शेयर किया है, वो पाइथन 3.8 को सपोर्ट करता है, पाइथन 3.9 के कंपैटिबल वो नहीं है, इसीलिए वो अपना पाइथन 3.8 अपने साथ भी लेकर आ रहा है। इवन आप चाहे तो अपना खुद का एक एनवायरनमेंट भी एनाकोंडा के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी पुराने वर्जन के साथ ही यूज करना चाहते हैं तो पुराने वर्जन की लाइब्रेरी डाउनलोड करो, पुराने वर्जन का पाइथन डाउनलोड करो और पुराने वर्जन पे काम कर सकते हो। तो एनाकोंडा में ये सपोर्ट भी होती है, हम डिफॉल्ट के साथ चलेंगे। ये सेटअप है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। वेलकम, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। एग्रीमेंट, आई एग्री करना ही है। अभी यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, तो जो डिफॉल्ट ऑप्शन आ रहा है वो हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये एनाकोंडा इंस्टॉल हो रहा है सी के अंदर, यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर। जो आपका यूजर नेम होगा उस डायरेक्टरी के अंदर एनाकोंडा 3, और जिस लोकेशन पर ये इंस्टॉल होगा वहाँ पर इसको मिनिमम 2.7 GB का स्पेस रिक्वायर्ड चाहिए, और मेरे लैपटॉप की इस ड्राइव में 22 GB स्पेस फ्री है, तो ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है एडवांस ऑप्शन में ये ऐड एनाकोंडा 3 टू माई पाइथन पाथ वेरिएबल, और दूसरा रजिस्टर एनाकोंडा 3 एज माई डिफॉल्ट पाइथन 3.8। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए चलेंगे। पहला वाला ऑप्शन भी चेक करेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन भी चेक करेंगे, और आपने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, इंस्टॉल करते हुए चले गए तो भी चल जाएगा, लेकिन एक टाइम पर आकर थोड़ा सा अलग से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ जाएगा। तो इसको आप चेक कर दें, ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। अब ये इंस्टॉल होता रहेगा, वेट करते हैं पूरा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर कि इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी ये लॉन्च करने के लिए बोल रहा है कि लॉन्च कर देते हैं, तो अभी हम इसको लॉन्च नहीं करा रहे, ठीक है, हटा देते हैं यहाँ से। अब मैनुअली लॉन्च करना सीखेंगे कि मान लीजिए मैंने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया है, अब मुझे जुपिटर ओपन करना है, तो कैसे ओपन कर, मैं आपको दो तीन तरीके सिखाऊंगा, और फिर किसी एक तरीके को ही हम आगे के हर क्लास में यूज करेंगे। ठीक है, पहला है आप अपना सर्च बार में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे एनाकोंडा नेविगेटर। तो जब आप एनाकोंडा नेविगेटर यहाँ लिखेंगे तो इसको आप कॉन्फिडेंटली क्लिक करके थोड़ा वेट करिएगा, क्योंकि एनाकोंडा नेविगेटर लॉन्च होने में समय लगाएगा। यस सर, ये तो लगता है। जब आपका एनाकोंडा नेविगेटर लॉन्च हो जाता है तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जुपिटर लैब है। तो जुपिटर के भी दो वेरिएंट हैं, एक है जुपिटर नोटबुक, एक है जुपिटर लैब। तो जुपिटर लैब एडवांस है, हम इसका यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए लॉन्च, और यहाँ से लॉन्च हो जाएगा। अब देखो ये आपको स्पाइडर भी दे रहा है और बहुत सारी चीजें आपको दे रहा है। तो यहाँ से लॉन्च जब आप करते हैं तो बहुत समय लेता है, तो मैं यहाँ से इसको लॉन्च नहीं करूंगा, और मैं इसको यहाँ से फिर एग्जिट कर रहा हूँ। दूसरा तरीका जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या है उसकी बात करते हैं। आप सर्च बार में जाकर
टाइप करेंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसी तरह से एनाकोंडा प्रॉम्प्ट होता है, और ये आपका एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप टाइप करेंगे जुपिटर स्पेस लैब और एंटर करेंगे, वेट करेंगे थोड़ी देर, ब्राउजर पे आपका जुपिटर एडिटर लॉन्च हो जाएगा। ये आपका जुपिटर एडिटर लॉन्च हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना पाइथन का प्रोग्राम लिखना है। तो जब हम आइडल पे अपना कोड बनाते थे तो जो भी प्रोग्राम हम आइडल पे बनाते थे उस प्रोग्राम को जिस फाइल में सेव करते थे उस फाइल का एक्सटेंशन होता था .py। यहाँ पर हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम को जिस फाइल में सेव करते हैं उसे बोलते हैं नोटबुक फाइल, मतलब एक नाम है, टर्म है नोटबुक फाइल, और उस फाइल का एक्सटेंशन होता है आई पाइथन नोटबुक, यानी IPYNB। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें नोटबुक फाइल को ओपन करना होगा। कैसे ओपन करेंगे, तो ऊपर ही आप देख रहे हैं नोटबुक का ऑप्शन आ रहा है, तो ये जो आइकन है ये आपका जुपिटर की जो नोटबुक फाइल है वो ओपन कर देता है। और अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और आपका नोटबुक फाइल का ऑप्शन आ जाए। तो आप चाहे यहाँ से ओपन कर लें चाहे यहाँ से ओपन करें। मान लीजिए यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। अब आपके सामने कुछ चीजें नजर आ रही हैं, तो ये जो आपके सामने नजर आ रहा है इसको बोलते हैं सेल, ठीक है, इसे बोलते हैं नोटबुक सेल। इस सेल को हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं। पहला, कोड सेल की तरह यूज कर सकते हैं, दूसरा मार्कडाउन सेल की तरह यूज कर सकते हैं, मार्कडाउन, और तीसरा है टेक्स्ट सेल की तरह यूज कर सकते हैं। तीनों का अपना अपना पर्पस होगा। अगर आप नोटबुक के अंदर जो आपकी नोटबुक फाइल है उसका नाम इसने बाय डिफॉल्ट रख दिया untitled3.ipythonmd, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इस नोटबुक फाइल में जो भी सेल आपके सामने आ रहा है इस सेल पर अगर आप पाइथन कोड लिखना चाहते हैं तो ये हमारा सेल कोड सेल होना चाहिए। कैसे पता चलेगा ये सेल कौन सा है, देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप क्या करेंगे इस सेल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, तीन तरह के आपके आते हैं, कोड सेल, मार्कडाउन सेल और टेक्स्ट सेल। तो रॉ सेल को टेक्स्ट सेल भी कहते हैं, ठीक। बाय डिफॉल्ट ये आपका कोड सेल, इसका मतलब आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो पाइथन का कोड होगा और उसको एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर पाइथन का कोड ना लिखकर कोई सिंपल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिख दिया प्रिंट, पहला प्रोग्राम यही है, और प्रिंट फंक्शन के अंदर आप मान लीजिए लिखना चाहते हैं हेलो। अब इसको आप एग्जीक्यूट कराएंगे, तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए एक तो ये बटन आ रहा है प्ले जैसा, जैसे मीडिया प्लेयर में आता है प्ले का बटन, ये रन का बटन है। दूसरा एक शॉर्टकट है, जो भी सेल आप रन करना चाहते हैं उस सेल को शिफ्ट की के साथ एंटर की प्रेस करेंगे तो वो सेल रन हो जाएगा, शिफ्ट के साथ एंटर की, और उसी सेल के जस्ट आफ्टर उस सेल का आउटपुट आप यहाँ पर देखेंगे। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी भी कोड सेल में जो आपने यहाँ पे लिखा था पाइथन का स्टेटमेंट लिखता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सेल पर एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक सेल के अंदर आप जितने चाहें उतने स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आपने प्रिंट हेलो कर दिया, मान लीजिए एक लूप लगाना चाहते हैं फॉर आई इन रेंज
और आपने मान लो यहाँ पर एक लूप लगा दिया, प्रिंट करा दिया, फिर इस सेल को रन कर दिया। ठीक है, तो आप एक सेल में जितना चाहें उतना कोड आप अपना लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी पाइथन के सेल में कोई भी कोड लिखते हैं, मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल बनाया a=10 और b=20 और मैंने यहाँ लिख दिया a प्लस या c=a+b। अब अगर मैं इनका जो सम आया है c वो प्रिंट करना चाहता हूँ, तो बिना प्रिंट फंक्शन लिखे भी प्रिंट हो सकता है। आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है c और ये प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आप आउटपुट देखेंगे 30। यानी कि जुपिटर सेल में आप किसी भी वेरिएबल को डायरेक्ट लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट फंक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जोड़ी हुई है, वो उस सेल का सबसे लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहाँ पर डी नाम का एक वेरिएबल लगाना है जिसमें ए और बी का मल्टीप्लाई हो, अब मैंने सोचा कि अभी सर ने बताया था कि किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करना हो लिख दीजिए, बिना प्रिंट फंक्शन के प्रिंट हो जाए, तो मैंने सी लिख दिया, डी लिख दिया। तो अब ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट है उसमें अगर कोई वेरिएबल है एज इट इज लिखा हुआ तो प्रिंट हो। आप चाहते हैं सी की वैल्यू भी प्रिंट हो, तो एक तरीका तो ये है कॉमा लगा के लिख दो c, d, तो प्रिंट हो जाएगी। और एक है अलग अलग लाइन पे लिखनी है, तो फिर तो प्रिंट लगा के लिखना होगा। लास्ट वैल्यू के लिए आप बिना प्रिंट लगाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद मान लीजिए दिया मैंने मैथ। ठीक है, अब इस मैथ मॉड्यूल के अंदर मुझे ये पता करना है कि भाई कितने फंक्शन है, तो आप जस्ट मैथ लिखिए, डॉट लगाइए, ये डॉट लगाते ही आपको लिस्ट दे देगा। ठीक है, या डॉट लगाने के बाद टैब प्रेस करिए, टैब प्रेस करना है, टैब की, और जितने फंक्शन इसके अंदर हैं उन सबकी लिस्ट ये प्रॉपर आपको दे देगा। और जिस फंक्शन के बारे में आपको जानना है, मान लीजिए यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नाम है हमारा फैक्टोरियल। अब आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हैं, तो इस फंक्शन के बाद कर्सर को लेकर आइए, और जो आपका कर्सर है वो इस फंक्शन की जो पैरेंथेसिस होती हैं उनके बीच में होना चाहिए, और फिर शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे, शिफ्ट की के साथ टैब की। उससे क्या होगा, इस फंक्शन का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ओपन हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या करता है। तो किसी भी फंक्शन का डिस्क्रिप्शन आपको अगर पता करना है तो उस फंक्शन के पैरेंथेसिस के बीच में कर्सर लाइए, शिफ्ट के साथ टैब दबाइए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर फैक्टोरियल लिखता हूँ तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक, अब अगर मुझे किसी भी सेल के बीच में एक नया सेल इंसर्ट करना है, मान लो इस सेल के बाद मुझे एक नया सेल इंसर्ट करना है, तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। एस्केप जो की होती है, उस एस्केप की के साथ लिखेंगे बी, बी मतलब बिलो, जो सेलेक्टेड सेल है उसके बिलो एक नया सेल बन जाएगा, एस्केप की और साथ में बी नाम की जो की है वो प्रेस करनी है, आ गया नया सेल। और अगर आपने किसी सेल को डिलीट करना है, तो जिस सेल को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और एस्केप की के साथ 2 बार डी प्रेस करेंगे, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी प्रेस करना है, ये आपका डिलीट हो जाएगा। और अगर वो नहीं हो रहा आपसे जल्दी प्रेस करने वाला, तो उस सेल को राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके आ रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो मेरा जुपिटर पर मैं अपने
पाइथन कोड को लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपने नोट्स भी प्रिपेयर करना चाहता हूँ, ताकि ये नोटबुक फाइल अगर मैं किसी को दूं तो वो इस कोड के बारे में भी हमारा नोट्स पढ़ ले कि क्या कोड कहना चाह रहा है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, पाइथन फाइल में कमेंट यूज करते थे, हैश लगाते थे और उसके अंदर हम लिखते थे कि क्या ये कोड कहना चाह रहा है। ठीक, जुपिटर नोटबुक ये कह रहा है कि आप कमेंट की जरूरत नहीं है, आप बढ़िया सा फॉर्मेट बनाकर एक कलरफुल मैसेज लिख सकते हैं, डेकोरेट करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं। सपोज करिए यहाँ से इस सेल के अबव मुझे एक नया सेल क्रिएट करना है, तो उस सेल को सेलेक्ट करा और एस्केप की के साथ ए प्रेस कर दिया, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं एक डेकोरेटेड टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो जो भी डेकोरेटेड टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसके लिए आप अपने सेल को चेंज करेंगे, मार्कडाउन सेल। मार्कडाउन सेल आपको डेकोरेटेड टेक्स्ट लिखने की फैसिलिटी देता है। डेकोरेटेड का मतलब है आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, कोई इमेज लगानी इमेज लगा सकते हो, है ना, बुलेट्स लगा सकते हो, इस तरह से मतलब आप थोड़ा सा एचटीएमएल स्टाइल यूज कर सकते हो। मान लीजिए मैं पाइथन लैंग्वेज के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पाइथन नाम से एक हेडिंग आ जाए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैश, उसके बाद स्पेस देकर लिखेंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए। तो जब आप मार्कडाउन सेल में हैश के बाद स्पेस देकर किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं और वो सेल जिसमें आपने ये लिखा है जब रन कराएंगे तो आउटपुट में ये आपका हेडिंग बनकर नजर आएगा। देखो इस तरह से। अब अगर मैं इसका साइज छोटा करना चाहता हूँ, बड़ा, अब देखो ये फीचर कमेंट तो नहीं देगा ना आपके लिए, जो आइडल में कमेंट होता था, तो थोड़ा सा डेकोरेटेड नोट्स आप बना सकते हो अच्छे से। अब आप यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट साइज कम या ज्यादा करना चाहते हो तो वापस से इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर हैश लगाते चले जाओ। ठीक है, थोड़ा और छोटा करना है, सबसे बड़ा हमारा सिंगल हैश से आएगा, टोटल 7 हैश तक ये सपोर्ट हमारा करेगा। तो अगर आपने एचटीएमएल पढ़ी है तो H1 से लेकर H7 हेडिंग टैग होते हैं, वही इंटरनली चलेगा। अब मैं चाहता हूं इस पाइथन के बाद हम इसके बारे में ये लिखें कि पाइथन को किसने बनाया, कब बनाया। तो इसके नेक्स्ट लाइन पर अब मैं चाहता हूं कि जो भी मैं लिखूं वो पाइथन हेडिंग के अंदर लिख कर आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डैश लगाकर, डैश लगाकर मैं जो भी लिखूंगा वो हमारा इस हेडिंग के अंदर आ जाएगा। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर पाइथन वाज फर्स्ट released in 1991, लिख दिया मैंने। It was created by Judo Brian Rosen। अब देखो जब इसको रन करेंगे सेल को तो क्या होगा, इस तरह से आपका ये लिखकर आ जाएगा। आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, तो इसके पहले आप एस्ट्रिक लगा दीजिए और यहाँ तक एस्ट्रिक लगा दीजिए, ये आपका इटैलिक हो जाएगा। हो गया इटैलिक। आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो एक एस्ट्रिक और लगा दीजिए, डबल एस्ट्रिक के साथ कोई भी कोड लिखेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो आप अपने जो भी टॉपिक पढ़ना, मान लीजिए आप फंक्शन का कोड लिख रहे हैं तो यहाँ हेडिंग डालो फंक्शन, और फंक्शन के बारे में अपने पॉइंट लिख दो, फंक्शन ये होता है, फंक्शन वो होता है। फिर आपने क्या करा, एक मॉड्यूल के लिए प्रोग्राम बनाना है तो हेडिंग डाला मॉड्यूल, और मॉड्यूल के बारे में 10 पॉइंट लिख, जो भी आप जहाँ लिखना चाहते हैं लिख, और फिर मॉड्यूल के कोड लिख दिए। तो अब ऐसी फाइल जब आप किसी को दोगे तो वो ज्यादा रीडेबल होगी, उसमें कोड भी है और साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी है, उसमें आपके नोट्स भी लिखे हुए प्रॉपर। ठीक है, तो अब ये और भी ज्यादा आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे,
यहाँ पर एक ऑप्शन है, हेल्प में जाएंगे, जिसका नाम है मार्क डाउन रेफरेंस। मार्क डाउन रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारी बातें लिखी हैं, जैसे मैंने कहा था ना, सिंगल एस्ट्रिक लगाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। और डबल एस्ट्रिक के बीच में कुछ भी लिखते हैं तो बोल्ड हो जाता है। हैश के साथ स्पेस लगाएंगे तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, लिंक लगाना है तो ऐसे लगाएंगे। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आपको इस तरह का स्टाइल चाहिए, इस तरह का चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से पढ़ लीजिए, और इसको पढ़ पढ़कर आप अपने बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये चीजें स्पाइडर में नहीं है, आइडल में नहीं है, पाईचार्म में ये सब चीजें नहीं है, इसीलिए सर वो ज्यादातर वाला ऑप्शन किस में आया था सर, जो अभी आपने लेके आया? हेल्प में जाएंगे, हेल्प में मार्कडाउन रेफरेंस। मार्कडाउन रेफरेंस। ओके। ठीक है, अब अगर मैं यही कोड सेलेक्ट कर दूं और मार्कडाउन की जगह मैं कोड सेल बना दूं, एरर आ जाएगी, क्योंकि ये सब थोड़ी अलाउड है पाइथन कोड के अंदर, एरर दे देगा। क्या लिख दिया, ये सिंटैक्स एरर, क्योंकि ये पाइथन कोड अब चेक हो रहा है, क्योंकि आपने सेल को कोड सेल कर दिया। और अगर मैं इसको रॉ सेल कर दूं तो ये एज इट इज हमारा लिखकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये मार्कडाउन सेल में कन्वर्ट करना है। अब मान लीजिए मैंने इस पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कर्नल। कर्नल पे जाएंगे और यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं रीस्टार्ट कर्नल, रीस्टार्ट कर्नल एंड क्लियर आउटपुट। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ये मैंने अभी जो रन कराया था, इसका आउटपुट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका आउटपुट भी आप यहाँ देख रहे हैं। जब ये नोटबुक फाइल मैं आपको शेयर करूंगा तो ये एज इट इज आपके लैपटॉप में नजर आएगी, यानी कि इसके आउटपुट भी आपके साथ में जाएंगे। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, तो कर्नल पे जाके लिखेंगे रीस्टार्ट कर्नल एंड क्लियर आउटपुट। सारे आउटपुट चले गए हमारे। अब मैं चाहता हूँ सारे सारे सेल ऑटोमेटिक रन हो जाएं, तो कर्नल पे जाएंगे, लिखा है रन ऑल सेल, सारे सेल का एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आ गया आउटपुट। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो हमारा कर्नल है ये क्या होता है, कर्नल हमारा करता क्या है, तो आप बताएंगे किसी भी पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें इंटरप्रेटर चाहिए होता है। इंटरप्रेटर, तब जाके हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आता है। तो हम लोग आइडल जब यूज करते हैं तो जो इंटरप्रेटर यूज होता है वो इंटरप्रेटर का नाम है सी पाइथन। स्टार्टिंग क्लास में अगर कुछ याद हो तो देख लेना एक बार, मैं बस नाम लिख रहा हूँ। अभी तक हम लोग पाइथन के कोड को जब रन करते थे आइडल से, तो वो इंटरप्रेटर जो हमारे कोड को रन करता था उसका नाम था सी पाइथन। जब हम एनाकोंडा यूज करते हैं तो एनाकोंडा अपनी पाइथन अपने साथ लेकर आता है, और एनाकोंडा की जो पाइथन आती है इसके साथ जो इंटरप्रेटर आता है उसका नाम है आई पाइथन। आई पाइथन, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कर्नल क्या होता है, तो कर्नल एक एनवायरनमेंट का नाम है जिसके अंदर पाइथन का इंटरप्रेटर होता है आई पाइथन, प्लस जो आपका मार्कडाउन का इंटरप्रेटर है वो साथ में होता है, यानी कि मार्कडाउन इंटरप्रेटर। यानी कि पाइथन इंटरप्रेटर प्लस मार्कडाउन इंटरप्रेटर, दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं कर्नल। क्योंकि हमें ये नोटबुक फाइल रन करनी है तो सिर्फ पाइथन इंटरप्रेटर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सिर्फ पाइथन इंटरप्रेटर होगा तो वो इन चीजों को नहीं पहचान पाएगा ये क्या लिख रहे हो आप।
तो मुझे इन चीजों को पहचानने वाला भी चाहिए, जिसको बोलते हैं मार्कडाउन इंटरप्रेटर। अब मुझे आई पाइथन इंटरप्रेटर भी चाहिए, जो कि पाइथन का इंटरप्रेटर है, और मार्कडाउन का इंटरप्रेटर भी चाहिए। इन दोनों को कंबाइन करके जब एक साथ दिया गया तो उसका नाम रखा कर्नल। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी जुपिटर पे बनी हुई नोटबुक फाइल को रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, जुपिटर का कर्नल चाहिए होगा। सिर्फ पाइथन इंटरप्रेटर से नोटबुक फाइल रन नहीं हो सकती। आप आगे चल के सीखेंगे कि अगर मेरे पास एक नोटबुक फाइल है, मैं इसको पाइथन फाइल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर से सिर्फ पाइथन कोड एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ताकि मैं ऑर्डिनरी पाइथन इंटरप्रेटर पे भी जुपिटर पे लिखे कोड को एज इट इज रन करा पाऊँ। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसे सीखना होगा कैसे हम यहाँ से जुपिटर फाइल से पाइथन फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के इसको हम सीख लेंगे। अब मान लीजिए ये जो जुपिटर फाइल है, जितना मैंने इस पे लिखा है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ, और आप इसे अपने लैपटॉप पर यूज करना चाहते हैं, एज इट इज ओपन करके रन करना चाहते हैं। तो आप इसे अपने लैपटॉप में कहाँ रखेंगे, जहाँ मन आए वहां रख देंगे और ये एक्सेस हो जाएगी। हमने कहा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना होगा, सीखना होगा। मान लीजिए जब भी मैं आपको कोई जुपिटर पे कोड लिखूंगा, तो मैं फॉलो करूंगा कन्वेंशन कि जो भी आपने नाम लिखा है उसकी जगह पर मैं डेट यूज करूंगा। जैसे आज 12 दिसंबर है, मैंने इसको सेव कर दिया 12 दिसंबर.ipython नोट। अब जब मैं ये आपको दूंगा तो आपको पता रहेगा 12 दिसंबर को हमने ये नोटबुक फाइल पे काम किया। ठीक है, अब ये नोटबुक फाइल सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए हमारे लैपटॉप में कहाँ सेव हुई है। अगर मैं आपको इसे ईमेल पर शेयर करूंगा तो पहले मुझे पता तो हो कि मैंने अपने लैपटॉप में कहाँ रखी है। मान लो मैंने जुपिटर यहाँ से क्लोज कर दिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैं जुपिटर को शट डाउन कर रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, और यहाँ पे जो जुपिटर का एनाकोंडा प्रॉम्प्ट मैंने चलाया था, इस सर्वर को शट डाउन कर दिया, कंट्रोल C, और इसको एग्जिट कर दिया। अब ये बताओ मेरे लैपटॉप में वो जुपिटर फाइल कहाँ ढूंढूंगा 12 दिसंबर वाली, कहाँ, क्योंकि मुझसे तो पूछे नहीं ना जुपिटर ने, सिर्फ नाम पूछा था, लोकेशन तो पूछी नहीं उसने, कहाँ जाके वो सेव करेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जुपिटर पर जितनी भी नोटबुक फाइल्स बनती हैं वो उसी लोकेशन पर सेव होती हैं जिस लोकेशन से आपने जुपिटर को लॉन्च किया था। फिर सुनेंगे, जुपिटर पे जब भी आप कोई नोटबुक फाइल बनाते हैं तो उसकी लोकेशन पहले से ही फिक्स होती है। वो लोकेशन क्या होती है, वो वही होती है जिस लोकेशन से आपने जुपिटर को रन कराया। तो मैंने जुपिटर कैसे रन कराया था उसको दोबारा देखते हैं, और फिर देखते हैं वो कहाँ मिलेगी फाइल पूरे लैपटॉप में। मैंने क्या करा था, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोला था, और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के बाद यहाँ लिखा था मैंने जुपिटर लैब, मुझे लिखना नहीं है अभी। ठीक है, आप ये देखिए, आप इस जुपिटर लैब को जब लॉन्च कर रहे हैं तो आप किस डायरेक्टरी से लॉन्च कर रहे हैं। सी के अंदर यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर आदित्य नाम की डायरेक्टरी होगी, यहाँ से लॉन्च कर। तो जब आप इस डायरेक्टरी से जुपिटर को लॉन्च करेंगे तो जितने नोटबुक फाइल बनेंगी वो बाय डिफॉल्ट इस डायरेक्टरी के अंदर बनेंगी। अब अगर हम चल के देखना चाहें तो देख सकते, तो आपके लैपटॉप में भी इसी लोकेशन पर बनेंगी। सिर्फ चेंज क्या होगा, यूजर्स के अंदर आपका नाम या आपके लैपटॉप का नाम या जो यूजर नेम आपके लैपटॉप में वो होगा। और यहाँ जाके देखें तो एक फाइल आपको नजर आएगी 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 2020 6:40। तो अब मैं ये आपको ईमेल कर दूंगा या पेन ड्राइव में दे दूंगा या ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब आप लोग जब इसे अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेंगे तो आपके या तो डाउनलोड फोल्डर में आ गई होगी, या कहीं ना कहीं आपने डेस्कटॉप पे रख ली होगी, मान लो कहीं भी आपने रख ली, तो आप उसे अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने लैपटॉप पर भी जुपिटर
इसी तरह से लॉन्च करेंगे जैसे मैंने करा था एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तो आप क्या करेंगे, आप इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह से अपने लैपटॉप में लाने के बाद इसी ही लोकेशन पे पेस्ट करेंगे जो आपको यहाँ दिखाई दे। जो भी आपको दिखाई दे इसी लोकेशन पर जाके क्या कर देनी है, वो सारी फाइल जो मैं आपको दूंगा जुपिटर की, इसी लोकेशन पर जाके पेस्ट कर देनी, तभी आपको वो मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। समझ में आती है कहानी। अब सपोज करिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो अब तक मैं आपके बैच के डायरेक्टरी के नाम से सारे प्रोग्राम सेव करता था, उसी डायरेक्टरी में क्या हमारे आगे जुपिटर के नोटबुक फाइल सेव नहीं हो सकते हैं। जैसे ये मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ई के अंदर बैचेस के अंदर जो आपकी बैच नेम की डायरेक्टरी है 5:30 to 7:30 वीकेंड, हम सारे प्रोग्राम यहाँ बनाते जा रहे हैं ना। तो मैं चाहूंगा कि अब जब हम जुपिटर के भी प्रोग्राम बनाएं तो वो भी इसी डायरेक्टरी में बने, वो सी के अंदर यूजर्स में ना आ जाए। और सोचो मेरे लिए तो बहुत जरूरी है ये, मैं पूरे दिन में 6 बैच ले रहा हूँ, हर बैच में मैं जुपिटर पे काम कर रहा हूँ, हर बैच का प्रोग्राम कहाँ सेव हो जाएगा, उसी डायरेक्टरी में सेव हो जाएगा मेरा सी के अंदर यूजर्स के अंदर आदित्य में जाके। और आज अगर मैंने 6 बैच लिए हैं तो सबके बैच में 12 दिसंबर की डेट पड़ेगी, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैंने कल किस बैच में क्या पढ़ाया था। 2-4 दिन मुझे याद भी रहेगा, 1 महीने बाद बिल्कुल भूल जाऊंगा कि कौन सी फाइल में मैंने क्या लिखा। तो मेरे लिए तो बहुत जरूरी है कि मैं उस सी यूजर्स की जो डिफॉल्ट लोकेशन वहां पर जुपिटर फाइल को सेव नहीं करूंगा, मैं अपनी पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी में जुपिटर फाइल को रखना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे रखेंगे, तो उसके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि आप क्या करेंगे, जिस डायरेक्टरी से आपको जुपिटर लॉन्च करना है, जैसे मुझे ई के अंदर बैचेस के अंदर 5:30 to 7:30 नाम की जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी से ही जुपिटर लॉन्च कराना है। क्योंकि जब मैं इस डायरेक्टरी से जुपिटर को लॉन्च कराऊंगा तभी वो इस डायरेक्टरी के अंदर नोटबुक फाइल को सेव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी के अंदर आएंगे और इस एड्रेस बार में जो भी लिख कर आया उसको डिलीट करेंगे। फिर यहां पर लिखेंगे CMD, ये आ गया आपका कमांड। और जब आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा तो अब यहां से मुझे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाना है। क्योंकि एनाकोंडा प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस, हमने कहा देखो ओपन करते हैं एक बार एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करो। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट में छोटा सा डिफरेंस कि ये बेस के साथ लिखकर आ रहा है, कुछ बेस कुछ लिखकर, लोकेशन क्या है उसको फोकस नहीं करना। ये इसके पहले बेस कुछ लिखकर आ, ये बेस क्या है यहां पर नहीं लिखकर आ। बेस का मतलब होता है एनवायरमेंट, मतलब यहाँ पर जब आप जुपिटर चलाएंगे तो वो जुपिटर वो सारी लाइब्रेरीज यूज कर सकता है जो एनाकोंडा अपने साथ लेकर आया हुआ है। अगर मैंने यहाँ से जुपिटर लॉन्च कर दिया तो वो जुपिटर वो सारी लाइब्रेरीज यूज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि मैं बेस एनवायरमेंट में नहीं हूँ। तो अगर कोई पूछता है ये बेस क्या है, तो इसका नाम होता है एनवायरमेंट, दिस इज एनवायरमेंट। बेस एनवायरमेंट, बेस एनवायरमेंट मतलब है एक हमारे पास बफर है जिसके अंदर पाइथन की लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है पहले से ही। अगर मैं उस लाइब्रेरी को यूज करना चाहती हूँ और उन सारी लाइब्रेरी को यूज करना चाहता हूँ तो बेस एनवायरमेंट से जुपिटर लॉन्च करेंगे। अब यहाँ कैसे आएगा, तो यहाँ पर बेस एनवायरमेंट में आने के लिए आपको एक कमांड लिखनी होगी और उस कमांड का नाम होगा एक्टिवेट। एक्टिवेट, जब आप ऑर्डिनरी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद एक्टिवेट कमांड लिखते हैं तो आप ऐसा करने से एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में चले जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में चले जाते हैं। एंटर करेंगे, कहाँ आगे देखो, आगे बेस डायरेक्टरी के अंदर। यानी कि अब आप यहां से जुपिटर लॉन्च करेंगे तो वो सारी लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगी। अब क्या करिए, यहाँ पर लिख दीजिए जुपिटर स्पेस लैब। जिन लोगों ने इंस्टॉलेशन टाइम पर शुरू के 2 चेकबॉक्स सेलेक्ट नहीं करे थे
उनका ये तीसरा वाला तरीका नहीं चलेगा। तो वो अपनी डिफॉल्ट लोकेशन सी यूजर्स में ही फाइलों को रखते रहें, वहीं से काम करते हैं। ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं किसी फाइल को बनाता हूँ, सिंपल एक फाइल बस मैं बना देता हूँ यहाँ पर, और जस्ट इसका एक कोई भी नाम कर दिया, रीनेम करके, मान लो इसका नाम कर दिया मैंने टेस्ट। बाई डिफॉल्ट कहाँ सेव हो गई? उसी डायरेक्टरी में जहां से मैंने लॉन्च किया था। जाके देखो 530 to 730 के अंदर टेस्ट नाम की एक फाइल बन गई हो रही, test.ipython node। अब अगर मैं जो अभी मैंने फाइल बनाई थी जो सी के अंदर यूजर्स के अंदर आदित्य फोल्डर के अंदर इस नाम से बनी हुई है, इसको ओपन करना चाहूं तो यहां से इसको मैं कॉपी करूंगा और अपनी वाली डायरेक्टरी जहां से भी जुपिटर लॉन्च किया है मैंने उसमें पेस्ट करूंगा। पेस्ट कर दिया। अब ये कैसे मिलेगी? इंटरफेस पर आइए, इसको इंटरफेस कहते हैं। और इस इंटरफेस में आप देखेंगे एक ऑप्शन आएगा फाइल एक्सप्लोरर या फाइल ब्राउजर का। ये जो आइकन आ रहा है यहाँ पर लिखकर आएगा, माउस लेके जाएंगे तो फाइल ब्राउजर, इसको आप क्लिक करेंगे सिंगल टाइम तो ये क्या करेगा? जो आपकी लॉन्चिंग डायरेक्टरी है उस लॉन्चिंग डायरेक्टरी की सारी फाइल को लिस्ट कर देगा। और यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आपकी वाली फाइल मिल जाएगी, ये भी 12 दिसंबर वाली। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी ये, ठीक है। इसको वापस से क्लिक करेंगे तो वापस से ये हमारा पैक हो जाएगा। तो अब आप इसको रन करना चाहते हैं, इसको रन कर दीजिए, इसको रन करना चाहते हैं, इसको रन कर दीजिए। जुपिटर लैब का ये फायदा है कि आप एक ही जुपिटर की विंडो में कई सारे टैब ओपन कर सकते हैं और हर टैब पे अलग अलग नोटबुक फाइल रन कराई जा सकती है। जो इससे पहले आता था जुपिटर नोटबुक, उसमें यह फैसिलिटी नहीं थी। आपके ब्राउजर में दो अलग अलग टैब ओपन हो जाते थे, यहाँ पर ब्राउजर एक ही है, ब्राउजर के अंदर जुपिटर अपने टैब क्रिएट कर रहा है, जो कि पहले ये ऑप्शन नहीं आता था नोटबुक के अंदर, जो पुराना वर्जन था जुपिटर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से जुपिटर की फाइल को रन करना हम सीख जाते हैं। कैसे किसी की जुपिटर फाइल को हम अपने लैपटॉप में रन कर सकते हैं, कैसे हम जुपिटर की फाइल को हम सेव कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। ये आती हैं तभी आप मेरे नोटबुक फाइल को रन कर सकते हैं या कहीं से डाउनलोड आपने किया है उसको रन कर सकते हैं। ठीक, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया कैसे हम यूज करते हैं जुपिटर को। बाकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि और ऑप्शंस क्या हैं और किन ऑप्शन से हमारा क्या होता है। ठीक है, चलो अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमें पढ़ना है जुपिटर के बारे में। और बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है फाइल हैंडलिंग। मैं किसी भी फाइल का डेटा पाइथन के प्रोग्राम में पढ़ना चाहता हूँ या किसी भी डेटा को प्रोग्राम से फाइल पे लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखेंगे इस काम को, कैसे रीड करेंगे इस काम को, उसके बाद कोई भी एक फाइल में पहले मान लीजिए बना लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ अभी मैंने ये कोड लिखा, कुछ ये चीजें लिखी हैं, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, एक फाइल में सेव कर दूँ। मान लो इसका नाम कर दिया msg.txt। अब इस फाइल का डेटा मैं पाइथन के प्रोग्राम पढ़ना चाहता हूँ, किसी भी फाइल में कुछ भी हो। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? सबसे पहला काम होता है जिस फाइल से डेटा पढ़ना चाहते हैं उस फाइल को ओपन करेंगे। तो यह लिखेंगे ओपन, और ओपन के अंदर क्या लिखेंगे? उस फाइल का पाथ जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। अब अभी जो फाइल आपने बनाई है वो कहाँ रखी है? ये है डेस्कटॉप पर। तो इस फाइल का पूरा पाथ कॉपी करेंगे। कैसे मिलेगा इस फाइल का पाथ? इस फाइल को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और ये पूरा पाथ यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी फाइल जिसको आप रीड करना चाहते हैं वो उसी ही डायरेक्टरी में रखी है जहां से जुपिटर लॉन्च हुआ था, मैंने दोनों सेम डायरेक्टरी में रख दी,
तो आपको पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या लिखना है, यहाँ पर फाइल का नाम लिखना है msg.txt। ओपन फंक्शन क्या करेगा, इस फाइल को सर्च करेगा, पूरे लैपटॉप में करेगा नहीं, सिर्फ करंट डायरेक्टरी में करेगा जहां से जुपिटर को आपने लॉन्च किया। और अगर ये पूरा पाथ आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, आदित्य के अंदर, डेस्कटॉप, ठीक है। और करंट डायरेक्टरी में है तो आपको सिर्फ नाम लिखना। उसके बाद अब आप बताएंगे ओपन फंक्शन के लिए कि हम जो ये फाइल ओपन कर रहे हैं, ये फाइल हम रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं, हम इस पर लिखेंगे नहीं, हम इसको रीड करेंगे। तो एज ए सेकंड आर्गुमेंट आप यहाँ क्या लिखेंगे, मोड। हाँ, आर मोड का मतलब होता है कि मैं इस फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाहता हूँ। ये ओपन फंक्शन इस फाइल को रीड मोड में ओपन करके आपको वापस कर देगा। आप इस फाइल को एक वेरिएबल में रिसीव कर लीजिए, एक्स नाम के वेरिएबल में रख लीजिए, आई नाम के वेरिएबल में रख लीजिए। बेटर है कि ओपन फंक्शन आपको फाइल ओपन करके दे रहा है तो उस वेरिएबल का नाम फाइल ही रख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फाइल मेरी ओपन हो गई। अब क्या चाहते हो, अब इस फाइल का जो भी टेक्स्ट है वो हम रीड करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास फाइल के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है रीड। तो ये जो रीड मेथड है ये क्या करेगा, इस फाइल जो हमने ओपन करी है, इस फाइल का सारा डेटा रीड करके एज ए स्ट्रिंग आपको वापस कर देगा। तो आप उस फाइल का सारा डेटा किसी वेरिएबल में रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका नाम कर दिया टेक्स्ट, यानी फाइल का जितना भी टेक्स्ट है वो इस वेरिएबल में स्टोर। उसके बाद बस कुछ नहीं, उसका प्रिंट करा दीजिए, ठीक। 3 लाइन का प्रोग्राम है पाइथन में, किसी भी फाइल से डेटा अगर हम रीड करना चाहते हैं। इतना ही काम करने के लिए जावा के अंदर 10 लाइन लिखनी होती है, इतना ही काम करने के लिए सी के अंदर भी 10 लाइन लिखनी होती है। और सी की 10 लाइन जावा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसमें पॉइंटर लगाना होता है, और पॉइंटर जहाँ से शुरू होता है वहां पे सी कुछ लोगों की खत्म हो जाती है। सर पाइथन के अंदर हमें ये सब कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल कोड है। सर मुझे फर्स्ट वाला समझ नहीं आया, जिसमें वो जगह लिखनी है फाइल की, वो आप दोबारा समझा दो। वहां पर सर फर्स्ट वाला जो लाइन है बस वो नहीं समझ आई। इसमें फाइल का पाथ लिखना है। पहला है फाइल पाथ, दूसरा है फाइल का मोड। फाइल जो आप रीड करना चाहते हैं बतानी पड़ेगी ना कहाँ रखी लैपटॉप में आपकी, तो उसका पाथ देना पड़ेगा हमारे लिए एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट। अब और सर आर क्या है? मोड, इस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप बताएंगे आर। अब ये फाइल जो बनी है, ओपन हुई है, इस पर आप लिख नहीं सकते, सिर्फ रीड, इसका डेटा आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी जो फाइल ओपन हो रही है आपको बतानी होती है इसके डायरेक्शन क्या है, क्या आप इसे रीड करना चाहते हैं, इस पर लिखना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, या दोनों करना चाहते हैं। तो दूसरा आर्गुमेंट होता है बताना कि हम इस फाइल को किस तरह से यूज करेंगे प्रोग्राम में। तो हम इस फाइल को रीड करने के लिए यूज करते हैं, रीड मेथड से इस फाइल का सारा डेटा रीड कर लिया। सर इसका डिफॉल्ट मोड भी होता है कोई, या स्पेसिफाई करना है, देना है, लिखना ही पड़ेगा वहाँ पे? नहीं, डिफॉल्ट रीड होगा, अगर आप नहीं रीड, लिखते रीड मान। हाँ ठीक। तो अब एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो हमें अब एक्स्ट्रा लग रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। वो स्टेप होता है कि आपने फाइल को ओपन करा, फाइल का डेटा पढ़ लिया, अब फाइल को आपको क्लोज करना है। अब आप बोलेंगे सर क्या करेंगे क्लोज करके, काम तो हो ही गया हमारा। प्रॉब्लम आएगी, कैसे आएगी देखते हैं। अगर मैंने फाइल क्लोज नहीं करी और मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ गया, मान लो मैं प्रोग्राम में आगे 10,000 लाइन का कोड और लिखूंगा, 1 घंटे तक मैं कोड लिखता रहूंगा, चलाता रहूंगा, पता है क्या होगा, 1 घंटे तक वो फाइल ओपन रहेगी और कोई बाहर से आकर अगर इस फाइल को यहाँ से कट करना चाहता है, रीनेम करना चाहता है तो कर नहीं सकता। अगर मैं इस फाइल को यहाँ से रीनेम करना चाहूँ तो ये मना कर देगा। क्या कह रहा है, एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज फाइल इज ओपन इन पाइथन। क्या ये फाइल पाइथन के प्रोग्राम के हमने कहा नहीं, पाइथन का प्रोग्राम तो बस इसको यूज कर रहे हैं, इसका यूज तो कोई भी कर सकता है, जावा का प्रोग्राम भी कर सकता है, डॉट नेट का प्रोग्राम भी बनाओ वो भी कर सकता है, लेकिन नहीं कर पाएगा ना,
क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम में फाइल को ओपन करा लेकिन आपने उसे क्लोज नहीं करा। तो जब भी आप किसी फाइल को ओपन करेंगे हमेशा उस फाइल को क्लोज करेंगे। अगर आप क्लोज नहीं करते हैं तो आप अपने लिए नुकसान नहीं कर रहे हैं, दूसरे के लिए नुकसान कर रहे हैं। कोई दूसरा उस फाइल को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, उसकी लोकेशन चेंज नहीं कर पाएगा, उसको कट पेस्ट डिलीट सब नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस फाइल को अपना काम हो जाने के बाद क्लोज कर देना चाहिए। अब आउटपुट तुम्हारा वही आया है लेकिन वो फाइल फ्री हो गई। अब इस फाइल को आप रीनेम करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कट करो, पेस्ट करो, कुछ भी करो, ठीक है। मैंने इसका नाम अभी MSG कर दिया। अब मान लीजिए मुझे इस फाइल के अंदर से सारा डेटा नहीं पढ़ना, मुझे कुछ ही करेक्टर्स पढ़ने हैं। कितने करेक्टर्स पढ़ने हैं, जितने पढ़ने हैं उतने आप बता दीजिए, उतने पढ़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रीड के अंदर नंबर ऑफ करेक्टर्स दैट यू वांट टू रीड फ्रॉम दिस फाइल। सो इफ यू राइट हियर 50, so this time read function will read only first 50 characters. It will not read all the characters present in this msg.txt file. So if I run this, you will see output. It is reading just 50 characters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक आ जाओ। फिर न्यू लाइन भी गिनो, फिर ये डैश, फिर ये डैश। इस तरह से 50 कैरेक्टर्स ये हमारे रीड करेंगे। फाइन। अब मैं क्या चाहता हूं, इस फाइल में मैं ये पता करना चाहता हूं कितने कैरेक्टर्स हैं। इस फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं ये बताइए मुझे। तो कैसे पता करेंगे इस फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं? तो उसका एक अच्छा तरीका और आसान तरीका है, आप इस फाइल के सारे कैरेक्टर को रीड करिए। जब सारे कैरेक्टर रीड होकर इस वेरिएबल में आ जाते हैं तो वास्तव में ये जो वेरिएबल है, अगर आप इसका टाइप प्रिंट कराएं, रादर देन प्रिंटिंग दिस टेक्स्ट, इफ यू ट्राई टू प्रिंट टाइप, सो व्हाट यू आर सीइंग str। अगर आपसे कोई ये कहे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मुझे ये पता करना उसमें कितने कैरेक्टर हैं, तो कैसे पता करेंगे? लेन फंक्शन लगा के। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर प्रिंट लिख देता हूँ लेन ऑफ दिस टेक्स्ट, यानी कि जो फाइल का डेटा है वो इस वेरिएबल में आ गया और ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ पता करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ये प्रोग्राम बता रहा है कि आपकी इस फाइल में 311 कैरेक्टर अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये पता करना है इसमें कितने वर्ड्स हैं, तो और ये पता करना हो इस फाइल में कितनी लाइन्स हैं, तो सारा पता करेंगे। देखो कैसे करेंगे। अब हमें ये पता है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है, मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग लिखी, एक छोटी सी स्ट्रिंग लिख रहा हूँ जिससे कि समझना आसान हो जाए। दिस इज पाइथन, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है और ये एस वेरिएबल में रखी है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे इसमें पता करना है इसमें कितने वर्ड्स, कैसे पता करेंगे? तो हम इस स्ट्रिंग के ऊपर एक मेथड कॉल करते हैं, इसका नाम है स्प्लिट, SPLIT। स्प्लिट मेथड क्या करता है, इस स्ट्रिंग को वर्ड्स में स्प्लिट कर देता है। वर्ड्स कैसे बनाएगा? स्पेस आने पर या न्यू लाइन आने पर। तो जैसे ही स्पेस आएगा एक वर्ड बन गया, दूसरा वर्ड ये बन गया, तीसरा वर्ड ये बन गया, और ये तीनों वर्ड्स कहाँ रख के मिलेंगे? एक लिस्ट में रखकर मुझे मिलेंगे। यानी कि आपको एक लिस्ट मिलेगी और उस लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हो। उस लिस्ट के अंदर 3 वर्ड होंगे। पहला वर्ड होगा ये दिस एज ए स्ट्रिंग, यानी कि ये पूरी स्ट्रिंग 3 सब स्ट्रिंग में स्प्लिट हो जाएगी। दूसरा इज, तीसरा 5। सोचो इस लिस्ट में कितने वर्ड्स हैं जितने इस स्ट्रिंग से बने होंगे। अगर मैं इन वर्ड्स को ना दिखाकर मैं आपको इस लिस्ट की लेंथ बताऊं तो इस लिस्ट की लेंथ कितनी आएगी? 3। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी स्ट्रिंग पर
स्प्लिट मेथड लगाने के बाद जो लिस्ट बनेगी उस लिस्ट की लेंथ निकाल लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि उस लिस्ट में कितने वर्ड्स आए हुए। यही काम मैं यहाँ पर करता हूँ। मुझे ये स्ट्रिंग मिली हुई है, अब मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग पर स्प्लिट मेथड लगाता हूँ। इससे क्या होगा, इससे मुझे एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट में क्या होंगे, वर्ड्स होंगे। तो मैं इसका नाम कर देता हूँ, मान लीजिए वर्ड्स। इसका नाम आप कुछ भी कर सकते हो, एल कर दो, मैंने वर्ड्स कर दिया, इससे आपको समझ में आता रहेगा क्या हुआ। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूं लाइन ऑफ वर्ड्स, तो पता चल जाएगा कि इस फाइल में कितने वर्ड, 41 वर्ड है इस फाइल में। एक बार प्रिंट करा कर भी देखो, है ना, ताकि मन में नहीं रहना चाहिए कि इसमें आया क्या। ये वर्ड, पहला वर्ड है ये, दूसरा वर्ड है ये, देखो पहला वर्ड ये आना था, दूसरा ये आना था, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर ये पूरा आना था। तो इस तरह से सारे वर्ड्स आप देख ही पा रहे हैं। जब मैं ये पता करना चाहता हूँ ये पूरी लाइन एक मानी जाए, इस बार हम लोग लाइन को क्रिएट करना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर से लाइन को एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा दे रहा हूँ, हम फिर से इस टेक्स्ट को स्प्लिट करेंगे, लेकिन इस बार हम स्प्लिट को ये बोलेंगे कि स्प्लिट आप जो भी सब स्ट्रिंग बनाएंगे वो वर्ड यानी कि स्पेस के बेस पर नहीं बनाएंगे, सिर्फ तब बनाना सब स्ट्रिंग जब आपको एक लाइन नजर आ जाए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, खुद से बताएंगे स्लैश, यानी कि आप स्प्लिट से ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर जो सेपरेटर दिया है इसके बेस पर सब स्ट्रिंग्स बनेंगी, और वो सब स्ट्रिंग्स जितनी बनेंगी वो सब एक लिस्ट में रखकर मुझे दे दी जाए, वो लिस्ट मुझे रिसीव करना। मान लो इसका नाम मैंने कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कितनी लाइन्स हैं, तो लाइन ऑफ लाइन्स, तो इस फाइल के अंदर 311 करेक्टर हैं, 41 वर्ड हैं और 27 लाइन। इस प्रोग्राम को मैं और इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। मैं यूजर से रन टाइम पर एक फाइल मांगूंगा और मैं बताऊंगा कि उस फाइल में कितने करेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं और कितनी फाइल और कितने लाइन। तो मैं इसको ये सब हटाकर इस तरह से लिखने जा, प्रॉपर एक मैसेजिंग ये लिख दिया करेक्टर्स, यहाँ लिख दिया वर्ड्स, थोड़ा सा रीडेबल आउटपुट हो जाएगा, और यहाँ लिख दिया लाइन्स। और फाइल कौन सी होगी हमें नहीं पता, रन टाइम पर हम यूजर से पूछेंगे। इनपुट एंटर टेक्स्ट, रन करते हैं। कौन सी फाइल पास करोगे, कोई सी फाइल पास कर सकते हो जिसके अंदर टेक्स्ट हो, चाहे उसका एक्सटेंशन .txt हो, चाहे .py हो, चाहे .java हो, चाहे .c हो, लेकिन उसके अंदर होना टेक्स्ट, उसके अंदर इमेज नहीं होनी। तो वर्ड फाइल वगैरह पास नहीं करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये सिर्फ पाइथन फाइल ही तो है, तो ये पाइथन फाइल के अंदर भी तो हमारा क्या है, ये सब चीजें हैं। अगर मान लो मैं ये पास कर दूं, ये फाइल मैंने, इसका नाम मान लो 70.py, इसको ओपन करके देखते हैं क्या लिखा है। ये सब चीज लिखी है, तो मैं देखना चाहता हूँ इसमें क्या क्या मिलेगा, देखते हैं क्या ला कर दे रहा है। 70.py लिख दिया मैंने यहाँ पर 70. इसमें 304 करेक्टर हैं, 28 वर्ड हैं और 21 लाइन है। अब जाकर आप चेक करिए। तो जो भी रन टाइम पर फाइल का नाम देंगे वो फाइल का डेटा प्रिंट हमारा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को हम रीड अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, बात आती है कि अगर मैं किसी भी फाइल को रीड कर रहा हूं तो क्या राइट भी कर सकता हूं। अगर किसी भी फाइल पर आप राइट करना चाहते हैं तो सबसे पहला चेंज आपको जो करना होगा वो ये कि फाइल जब आप ओपन करेंगे
तो राइट मोड में ओपन करेंगे, फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे। तो ओपन करते हैं, यहाँ लिखेंगे फाइल इक्वल टू ओपन और सेकंड आर्गुमेंट डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होगा राइट, ठीक है, राइट मोड में इस फाइल को हम लोग यहाँ पर लिखें। अब फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या लिखेंगे, उस फाइल का पाथ जहां पर हम लिखना चाहते हैं। और अगर मैं लिख दूं abc.txt, तो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी में इस फाइल को सर्च किया जाएगा। और अगर मैं लिख दूं मान लीजिए ई ड्राइव के अंदर, तो मान लो इस बार मैं यही लिखूंगा, तो इसका मतलब है कि इस बार जो फाइल ओपन होगी वो ई ड्राइव में ओपन होगी। किस नाम से ओपन होगी, abc.txt नाम से ओपन होगी। और अगर नहीं हुई तो नहीं होने पर राइट मोड बना देता है, जबकि रीड मोड एरर देगा। रीड मोड में अगर फाइल नहीं है तो बनाएगा नहीं, क्योंकि अगर वो बना दे तो उस पर लिखेगा क्या। बट राइट मोड में अगर फाइल नहीं है तो बना दी जाती है, क्योंकि अभी आप लिखेंगे तो बनाने में कोई नुकसान नहीं हो रहा है पाइथन का। और मान लीजिए ये फाइल पहले से है, तो अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अगर ये फाइल पहले से है तो ओवरराइट कर दी जाएगी। जो भी इसमें पहले से लिखा हुआ है सब खत्म, अब जो आप लिखेंगे सिर्फ वही फाइल में नजर आएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं abc.txt फाइल को डब्ल्यू मोड में बनाता हूँ। अब मैं इस पर कुछ लिखूंगा, तो फाइल पर मेथड यूज करेंगे राइट। राइट मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस abc.txt फाइल पर कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, जो भी आप चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो सिर्फ स्ट्रिंग की फॉर्म में आप यहाँ पर जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया दिस इज पाइथन, फिर लिख दिया मैंने फाइल डॉट राइट, और मैं लिख दिया इंडिया। अब यहाँ पर अगर आपने फाइल को क्लोज नहीं करी तो आपका भी नुकसान होगा। रीड वाले में तो दूसरे का नुकसान था, आपका काम तो हो ही गया था, बट राइट मोड में आपका नुकसान होगा अगर आपने फाइल को क्लोज नहीं किया। देखते हैं टाइप क्या है, कितने करेक्टर राइट करने हैं इस वाले राइट मेथड में। abc.txt फाइल चल कर देखो, ये ड्राइव के अंदर बन गई है। आया क्या, कुछ नहीं। क्यों नहीं आया भाई, राइट मेथड का कहना है कि मैं जब भी कुछ राइट करता हूं तो एक बफर में जाके सेव कर देता हूं, ना कि एक्चुअल फाइल में सेव करता हूं। तो राइट मेथड एक बफर क्रिएट कर लेता है और उस बफर पे राइट कर देता है। तो उस बफर को या तो आप फ्लश करेंगे फाइल डॉट फ्लश, या आप फाइल को जब क्लोज करेंगे तो क्लोज अपने अंदर से फ्लश कर देगा बफर, तब जाके राइट होगा। अब इसको रन कराएंगे तो इस बार फाइल में डेटा आपको देखेगा। दिस इज पाइथन, और इंडिया हम तो सोच रहे थे न्यू लाइन पर आएगा, ये तो उसी लाइन पर आ गया। इसलिए क्योंकि ये प्रिंट मेथड नहीं, प्रिंट मेथड अपनी तरफ से न्यू लाइन देता है, राइट मेथड अपनी तरफ से कुछ नहीं देता। तो आपको अगर इंडिया न्यू लाइन पे लिखना है तो आप पाइथन के बाद न्यू लाइन खुद से बनाएंगे ऐसे करके स्लैश। अब अगर जाके देखें फाइल में तो आपको ये दिखाई देगा। अच्छा सर, इस पर मैंने कुछ पहले जो लिखा था दिस इज पाइथन इंडिया, वो कहाँ आ गया, ओवरराइट हो गया। अगर मैं इस पर कुछ और लिख दूं ऐसे करके, ये फाइल मेरी पहले से हो गई। अब इस कोड को दोबारा रन करा दूं तो क्या लगता है आपको, जो अभी मैंने लिखा है वो भी मिलेगा और जो अभी जो लिखा जा रहा है प्रोग्राम से वो भी मिलेगा, नहीं, ओवरराइट हो गई। यानी कि डब्ल्यू मोड में क्या होता है, फाइल मेरी ओवरराइट हो जाती है। अब हमें एक चीज और सीखनी होगी, वो ये कि राइट मेथड में सिर्फ स्ट्रिंग लिखी जा सकती है। अगर आप किसी इंटीजर को लिखना चाहते हैं, लाइक आप 10 लिखना चाहते हैं, एरर आती है, राइट आर्गुमेंट मस्ट बी एस,
यानी कि जो राइट मेथड है इसका जो आर्गुमेंट होना चाहिए ये स्ट्रिंग होना चाहिए, ये हमारा इंटीजर नहीं हो सकता। तो अब क्या करें यहाँ पर, पहले हम क्या करेंगे, इस इंटीजर को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, तब राइट करेंगे। सो इन पाइथन वी आर हैविंग str function and using this str function we can convert any type of value into str and that is string. So इंडिया के बाद ही लिखकर आ जाएगा क्योंकि मैंने न्यू लाइन तो दी नहीं है। तो इस तरह से किसी भी टाइप की वैल्यू को आप फाइल में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद अगर मैं आपको एक प्रोग्राम बनाने के लिए दूं तो कैसे इस प्रोग्राम को आप बनाएंगे। प्रोग्राम यह है कि कोई फाइल है, उस फाइल का डेटा अपर केस में कन्वर्ट करना। मान लो ये फाइल है msg.txt, मैं चाहता हूँ इसमें जो भी लिखा है ये सब अपर केस में आ जाए, इसी फाइल में आके सेव हो जाए। अब आपने सोचा कि अपर केस में कन्वर्ट करने का कोड तो हम जानते हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग पे चलता है। अब ब्रेन में एक लॉजिक बनाया हमने कि पहले उस फाइल का डेटा पढ़ते हैं, तो उस फाइल का डेटा पढ़ने का लॉजिक हम पहले ही जानते हैं। ये देखो हमने क्या करा, इस फाइल का डेटा पढ़ लिया लेकिन प्रिंट नहीं कराया। और हम ये बड़े अच्छे से जानते हैं कि जो भी फाइल का डेटा आया होगा वो हमारा स्ट्रिंग बन के ही आया होगा। अब हमने क्या करा, इस फाइल को कर दिया क्लोज, दोबारा एक फाइल खोली और स्मार्टली हमने क्या करा, उसी नाम की फाइल ओपन करी, लेकिन इस बार किसमें करी, राइट में। अब देखो, अभी मैंने आपको सिखाया था कि किसी फाइल को अगर आप राइट मोड में ओपन करते हैं तो उसमें जितना डेटा लिखा है वो डिलीट हो गया, ओवरराइट हो गया, मतलब अब ये फाइल एम्प्टी हो गई, कुछ नहीं है इसके अंदर। जब कुछ नहीं है तो लिखोगे कैसे। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे फाइल डॉट राइट। अब लिखेंगे क्या राइट करोगे, इस फाइल का डेटा ऑलरेडी मैंने किसमें स्टोर कर लिया था, इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में, जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। इसी को वापस लिख देते हैं, लेकिन कैसे, अपर केस में कन्वर्ट करके। हमने क्या करा, जिस फाइल से डेटा रीड करा उसी फाइल पर राइट कर। जब उसी पर राइट करते हैं तो ओवरराइट होता है, क्योंकि डब्ल्यू मोड ओवरराइट करता है। तो जो मैं लिखूंगा सिर्फ वही जाएगा, और जो मैं लिख रहा हूं वो वही है जो इस फाइल का पुराना टेक्स्ट था, सिर्फ मैंने उसको क्या कर दिया है, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखो इसको रन होते ही हो गया, 1 सेकंड से भी कम समय लगा। और यानी कि आप किसी भी फाइल पर हर वो ऑपरेशन कर सकते हैं जो आप एक स्ट्रिंग पर करते हैं। क्यों, क्योंकि फाइल का सारा डेटा हमें कैसे मिलता है, स्ट्रिंग बनकर। तो किसी फाइल को अपर केस में कन्वर्ट करना, लोअर केस में कन्वर्ट करना, या कुछ भी है, ये सारे ऑपरेशन बड़ी आसानी से आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन स्मार्टली आपको लॉजिक डेवलप करना होगा, पहले रीड करना है फिर उसके बाद राइट करना। अब कभी कभी क्या होता है, मुझे अपनी फाइल के डेटा को अपेंड करना है। अपेंड का मतलब होता है कि मैं नहीं चाहता कि जो पुराना डेटा है वो ओवरराइड हो, मैं चाहता हूँ पुराना डेटा भी बना रहे और उसी के आगे एक नया डेटा। तो फाइल को ओपन करेंगे और मान लीजिए वो फाइल थी हमारी ई के अंदर abc.txt, और यहाँ लिखेंगे एक नया मोड ए का मतलब अपेंड मोड। अब ये फाइल अगर पहले से है तो अपेंड मोड में ओपन होगी, और अगर नहीं है तो बना दी जाएगी। तो मान लो पहले से है, अब आप जो भी लिखेंगे वो अपेंड हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ लिख दिया मैंने बट क्लोज करने का ध्यान रखना। अब जाकर देखते हैं पुराना डेटा भी है और नया वाला भी है, पाइथन से हमें। अब हमें इतना तो समझ में आ गया, जब भी कोई फाइल ओपन होगी हमें उसे क्लोज जरूर करना है, स्पेशली राइट करते समय। तो पाइथन ने एक कॉन्सेप्ट बनाया विद ब्लॉक। विद ब्लॉक का यूज करके आप फाइल को ओपन करिए
विद ब्लॉक ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, आपको क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है। देखते हैं क्या फायदा है विद ब्लॉक का। मान लीजिए मैं एक विद ब्लॉक बनाता हूँ यूजिंग विद कीवर्ड WIT, और विद ब्लॉक का सिंटैक्स होगा विद, उसके बाद फाइल को ओपन करेंगे। मान लो मैं एक फाइल ओपन करना चाहता हूँ ई ड्राइव के अंदर, जिसका नाम कर दिया pqr.txt, और राइट मोड में मैं इसे ओपन करता हूँ। अब इसका वेरिएबल कहाँ से आएगा, क्योंकि ये तो हम इस तरह से बनाते हैं वेरिएबल, तो विद ब्लॉक में वेरिएबल एज कीवर्ड के बाद जैसे बोलेंगे विद ब्लॉक। अब विद ब्लॉक के अंदर हम इस फाइल पर कुछ भी लिखेंगे। मैं लिखा फाइल डॉट राइट, और यहाँ लिख दिया दिस इज फाइल ना। हमने इसे जैसे ही विद ब्लॉक से बाहर आई, ये मान लो मैसेज कर दिया एक सिंपल सा डन। तो जैसे ही विद ब्लॉक कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज हो जाएगी, मुझे क्लोज करने की जरूरत है। कैसे प्रूव करोगे फाइल क्लोज हो गई? बड़ा आसान है, pqr.txt फाइल में जाकर चेक करेंगे क्या ये मैसेज आ गया, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लोज नहीं की थी फाइल, तो उसमें डेटा आया नहीं था, एम्प्टी फाइल रह गई थी। अगर ये फाइल अभी एम्प्टी है मतलब क्लोज नहीं है, और इस pqr.txt मुझे क्लोज करना पड़ेगा। और अगर ये अपने आप क्लोज हो गई है तो आप देखेंगे इस फाइल में डेटा आ चुका है, यानी कि फाइल हमारी ऑटोमेटिक क्लोज हो चुकी है। मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, अगर ये क्लोज नहीं होगी तो ये रीनेम ही नहीं होगी। रीनेम हो रही है, डिलीट करो, कुछ भी करो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विद ब्लॉक का यूज करके इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। आखिरी प्रोग्राम आज की क्लास का, और आखिरी प्रोग्राम फाइल एंड। एक बार में दोनों काम करके देखो। ऐसा कोई मोड बताओ जिसमें फाइल रीड भी हो जाए और फाइल राइट भी हो जाए। क्योंकि अगर आपने फाइल को ओपन करा, मान लीजिए राइट मोड में, फाइल इक्वल टू ओपन, और आपने लिख दिया यहाँ पर, मान लो इसका नाम कर दिया abc.txt, और इसे आप रीड करना चाहते हैं, और आपने इसे रीड कर लिया, लेकिन गलती से आपने इस पर राइट मेथड लिख दिया, और लिख दिया यहाँ पर फाइल abc.txt फाइल मना क्यों कर रहे हैं? अच्छा, msg.txt एरर आ रही है, लेकिन ध्यान से, जो एरर आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। अभी आ रही है फाइल नॉट फाउंड, मतलब मैंने पाथ गलत लिखा। अब जो आ रही है वो सही आ रही है, नॉट राइटेबल। फाइल पर आप राइट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रीड मोड में ओपन है। इसी तरह से अगर आप W मोड ओपन करेंगे तो रीड नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कोई ऐसा मोड बताइए जिसमें दोनों काम हो। तो एक है R+। मोड क्या करता है, पहले आपसे कहता है कि इस फाइल का जो डेटा है उसे पढ़ लीजिए, फाइल डॉट रीड, और प्रिंट करना है, प्रिंट करा लो। अब कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, फाइल डॉट राइट, मान लीजिए लिख दिया मैंने। फाइल को क्लोज करना मैंडेटरी है, अदरवाइज बिग ब्लॉक बनाओ। अब आप देखेंगे इस फाइल का सारा डेटा रीड हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, और बाय भी उसमें लिख जाएगा। और फाइल में जाकर देखेंगे तो उसमें बाय नजर आएगा, फाइल का डेटा रीड हो गया। तो यहाँ बाय नहीं आएगा, क्योंकि जब आपने रीड करा उस समय तक बाय नहीं पहुंचा है, तो यहाँ नहीं आएगा। लेकिन जब फाइल में जाकर चेक करोगे तो उसमें आपको लास्ट में बाय भी नजर आएगा। करंट डायरेक्टरी वाली फाइल है इनके अंदर, दैट इज 530 to 730 msg.txt। इसमें स्पेस थी यहाँ पर, इसलिए आपको स्पेस के बाद बाय नजर आया। ऐसा नहीं अपनी तरफ से लेकर आए, नहीं, फाइल में ऑलरेडी स्पेसेस थे। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से फाइल हैंडलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा बेसिक लेवल पर पूरा हो जाता है। एडवांस लेवल पर जब आपका ये वाला MySQL वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसमें पढ़ाएंगे एक्सेल फाइल रीड करना, CSV फाइल रीड करना, कुछ एडवांस लेवल की फाइल्स होती हैं जिनको रीड करा जाता है, तो उस समय पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हमारा बेसिक लेवल पर फाइल हैंडलिंग पूरी हो जाएगी। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।